बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने। अच्छा, अपन ने पिछले क्लास में जो अपन ने वीडियो पढ़ी हुई थी, वो जो भी आपने वीडियो पढ़ी हुई है पिछली क्लास में, वो सभी वीडियो अध्याय 1 से संबंधित थी। अध्याय 1 जो हम पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति से संबंधित थी। अब हमें पढ़ना है अध्याय 2, जिसका नाम है अध्याय 2 का नाम है बहुपद। सबसे पहले नंबर, किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले क्या होता है, उस अध्याय के बारे में यदि हम थोड़ी सी जानकारी ले लें और फिर उस अध्याय को पढ़ें, या उस अध्याय को पढ़ते समय यानी कि प्रश्नावलियों को सॉल्व करते समय या क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले यदि हम उस अध्याय का जो बेस है, उस अध्याय का जो बेस होता है, उस बेस को यदि हम अच्छी तरीके से समझें तो क्या होता है कि जितनी भी प्रश्नावलियाँ हमारे सामने आएंगी उन प्रश्नों को हम यदि सॉल्व करेंगे तो क्या है कि जो हमें अनेक प्रकार की समस्याएं प्रश्नावली के दौरान देखने को मिलती हैं, वो सभी परेशानियां हमें से हम बच सकते हैं। मतलब कहने का हमारा अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए अपन बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर जैसे मान लीजिए कोई बहुपद का क्वेश्चन आया, तो उस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप अगर पढ़ते हो तो क्या होता है कि जैसे बहुपद होता क्या है आपको ये मालूम नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगते हो। कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए अपन कोई एक मकान बना रहे हैं। अब हम अपन ने क्या किया, मकान की जो नींव है उस नींव को अपन ने तैयार किया, यानी उसका बेस अपन ने तैयार नहीं किया और उसके ऊपर अपन ने मकान को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। तो निश्चित रूप से स्वाभाविक सी बात है, या किसी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होगी तो हो सकता है कि हमारा जो मकान है या जो हमने अपना घर बनाया हुआ है वो क्या हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। इसी प्रकार से एक गणित हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, जब तक या किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के अंदर भी किसी एक विशेष सब्जेक्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए गणित एक सब्जेक्ट है, गणित सब्जेक्ट के अंदर हम बहुपद पढ़ रहे हैं, तो जब तक हमें बहुपद के से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी नहीं होगी, उसकी परिभाषा पता नहीं होगी, बहुपद होता क्या है, कैसे पहचाने हम बहुपद होगा, या मतलब किस संख्या को देखकर हम पहचानेंगे कौन सी संख्या बहुपद में होती हैं, चर होता कि नहीं, मतलब संपूर्ण जो जानकारी बहुपद से रिलेटेड है, यदि वो हमें जानकारी प्राप्त नहीं होगी, इसका बेस हमें नहीं आएगा, तो ये आप मान के चलिए कि आप बहुपद से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे तो फिर वो यह रटने वाली स्थिति होगी कि आप क्वेश्चन दिया रहेगा, आप उस क्वेश्चन को 2-3 बार करके प्रैक्टिस करके या रट के याद करके आप उसको परीक्षा के दौरान लिख सकते हैं। परंतु जब तक बेस क्लियर नहीं है तब तक क्वेश्चन को करने का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा हाँ, और एक चीज़ पढ़ाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, 9th क्लास के जो भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को सबसे पहले नंबर पढ़ने से पहले आप वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उस बटन पर आप क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करें। यदि किसी प्रकार की आपको परेशानी हो रही है या किसी प्रकार की वीडियो में कोई समस्या आ रही है या प्रश्न में कोई प्रकार की समस्या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो उसमें आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कमेंट में। चलिए आइए, तो सबसे पहले नंबर अपन बहुपद की चर्चा करें। बहुपद होता क्या है, तो बहुपद की अगर हम परिभाषा की बात करें तो बहुपद की परिभाषा होती है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के जो घातांक है हमारे, वो चर की घातांक कैसे होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या हम पढ़ चुके हैं, मतलब 0 से लेकर क्या तक होती है, पूर्ण संख्या हमारी इन्फिनिटी तक होती है, मतलब अनंत तक होती है। तो पूर्ण संख्या में हमारी ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती है। या हम धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो धनात्मक पूर्णांक, जैसे ही आप शब्द सुनते हो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का अर्थ होता है वे सभी संख्याएं जो धनात्मक हों, ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ दिया जाता है, वो सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती। तो बहुपद क्या कहलाता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातांक। अच्छा, चर और अचर तो आप लोग समझते हो। इंग्लिश के अगर हम बात करें, अंग्रेजी के x से लेकर z तक के जो अक्षर हैं, अंग्रेजी के x से लेकर z तक के जो अक्षर हैं उनको अपन इंग्लिश में कांस्टेंट और हिंदी में क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और जितनी भी गणित की संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। चलिए, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के सभी घातांक क्या हों, धनात्मक पूर्णांक हों, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अगर हम बहुपद के बात करें, और एक चीज़ और यहाँ सुन लीजिए, बहुपद को हम हमेशा इस तरीके से दर्शाते हैं। यदि हमें कोई बहुपद लिखना है तो हम px करके ऐसा लिखते हैं, px या gx या mx करके इस तरीके से दर्शाते हैं। अब अगर हम किसी बहुपद की बात करें
तो कोई भी बहुपद का एक उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, x के ऊपर 5 की घात प्लस 3 x के ऊपर 4 की घात प्लस 2x के ऊपर 3 की घात प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 6x प्लस 9। ये एक बहुपद है। ये आप देख रहे हो, ये एक बहुपद का उदाहरण है, ये एक बहुपद का उदाहरण है। चलिए सबसे पहले नंबर इसमें एक चीज़ देखेंगे हम। आप देख रहे होंगे इस बहुपद में एक से अधिक पद हैं, देख रहे होंगे आप, 1 2 3 4 5 6 पद हैं। 6 पदों से ये मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बहुपद बोला जाता है। बहुपद का अर्थ ही होता है जिसमें एक से अधिक पद हों, इसको बहुपद बोला जाता है। अच्छा, किसी भी अगर हमें एग्जाम में क्या दे दिया जाए, एक बहुपद दे दिया जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए, या एक शब्द विकल्प में पूछ लिया जाए, वस्तुनिष्ठ में पूछ लिया जाए, या सही जोड़ी में, या सप्त सत्य में पूछ लिया जाए, बताइए ये जो ये लिखा हुआ है ये बहुपद है या नहीं, तो कैसे पहचानोगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बहुपद पहचानने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो आपको ट्रिक तब फॉलो करनी जब आपसे पूछा जाए, कोई भी यदि आपसे पूछ ले या एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि पहचानिए कि ये बहुपद है या नहीं। सत्य सत्य में पूछ ले, कोई भी समीकरण, मतलब कोई भी एक छोटा बहुपद दे दिया जाए, पूछा जाए कि पहचानिए बहुपद है या नहीं, सत्य है या असत्य है, तो आप कैसे पहचानेंगे। चलिए सबसे पहले नंबर, ये हमने एक बहुपद लिखा हुआ है। इस बहुपद में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, केवल आपको घातें देखनी है। इस बहुपद की जितनी भी घातें हैं, और किसकी घातें देखनी है, आपको हमेशा याद रखना है, चर की घात देखनी है। इस वाले बहुपद में चर आपका x है। आपको ये देखना है कि x के ऊपर जितनी भी घातें हैं, x मतलब चर की जितनी भी घातें हैं, वो सभी हमारी क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, या पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। यदि वो पूर्ण संख्याएं हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा दिया गया है वो हमारा क्या है, बहुपद का उदाहरण है। यदि मान लीजिए पूरा संख्या नहीं है, कोई भी संख्या यदि एक भी चर की घात यदि ऋणात्मक पाई जाती है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। चलिए जैसे हम बात करें, x के ऊपर कितनी घात है, 5 की, 5 हमारा धनात्मक है। x के ऊपर 4 की घात, ये भी धनात्मक है। x के ऊपर 3 की घात, x के ऊपर 2 की घात, x के ऊपर 1 की घात, और x के ऊपर यहाँ 0 की घात है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बहुपद लिखा हुआ है, तो ये बहुपद हमारा क्या है, ये हमारा बहुपद है, क्योंकि इसमें सभी घातें क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। और यदि हो सकता है इस प्रकार का एक बहुपद लिख दिया जाए, 3x के ऊपर -6 प्लस 4x प्लस 2, ये हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए क्या ये बहुपद का उदाहरण है, क्या ये बहुपद है। तो आप देखोगे कि चर के ऊपर ऋणात्मक संख्या की घात है, और यदि चर के ऊपर ऋणात्मक संख्या की घात हो तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों की कि यदि किसी संख्या के ऊपर यदि किसी चर की संख्या के ऊपर यदि ऋणात्मक संख्या की घात है, चर के ऊपर ऋणात्मक संख्या की घात है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा बहुपद नहीं है। और केवल ऋणात्मक से मतलब नहीं है, यदि यहाँ पर कोई बटे वाली घात भी है, जैसे x के ऊपर यदि 2/3 की घात हो, या 1/6 की घात हो, या 7/6 की घात हो, तो भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा बहुपद नहीं है, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। और जैसे मान लीजिए इस प्रकार का लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और करनी लगी हुई है x के ऊपर, प्लस में लिखा हुआ है 7x प्लस 9। इस प्रकार का यदि कोई बहुपद लिखा हुआ है और आपसे पूछ लिया जाए बताइए क्या ये बहुपद है, तब भी आपको ध्यान रखना है कि हम आपको बता चुके हैं कि जो करनी होती है, करनी का मान होता है 1/2, मतलब यदि ये 2 की करनी लगी हुई, मतलब ये वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है यदि, तो 1/2 होगी। मान लो अगर इस प्रकार से करनी लिखी हुई है, 3 की करनी लगी हुई है, ये 3 की करनी कहलाती है, ये 2 की करनी 1/2 की करनी कहलाती है, मतलब इसको हम वर्गमूल बोलते हैं अपन को, इसको 3 की करनी बोलते हैं। यदि 3 की करनी लगी हुई है, या किसी भी चर के ऊपर यदि करनी लगी हुई है, वो किसी भी प्रकार की करनी लगी हुई है, ठीक है, या किसी भी प्रकार का की ऋणात्मक संख्या की घात लगी हुई है, या बटे वाली संख्या की घात लगी हुई है, तो आपको क्या करना है, उसको खारिज कर देना है, वो हमारा बहुपद नहीं होगा। तो ये हमारा खारिज हो जाएगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं है, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। तो यदि ऋणात्मक संख्या की घात लगी हो, बटे वाली संख्या की घात लगी हो, तो या रूट लगा हो, या करनी लगी हो, तो वो हमारा बहुपद
नहीं होगा। ये वाली बात आपकी बहुत क्लियर है। चलिए आइए, और एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यदि बहुपद लिखा जा रहा है तो पहले बहुपद की सबसे बड़ी घात वाले स्टेप को लिखते हैं, फिर उसके छोटी वाली घात के स्टेप को लिखते हैं, फिर उससे छोटी, लास्ट में अचल लिखा जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये या तो आरोही क्रम में लिखिए बहुपद को या अवरोही क्रम में, दोनों में से किसी भी क्रम में आप लिख सकते हो। लेकिन आपकी जो बुक दी हुई है, जो किताब दी हुई है, किताब में आप देखोगे अधिक उदाहरण आपको, और अधिकांश प्रश्नावलियों में भी 90% 99% क्या होगा, मतलब 90% ये मान के चलिए, आपकी बुक हो या गाइड हो, किताब मतलब कोई भी प्रकार की बुक हो या एग्ज़ाम भी हो, उसमें आपकी जो बहुपद ये रहेंगे, उसमें पहले आप क्या रहेगा, अवरोही क्रम में घातें लिखी होंगी। पहले सबसे बड़ी घात लिखी होगी, फिर उससे छोटी, फिर इस तरीके से लिखा होगा 5x की ऊपर 4 की घात प्लस 3x की ऊपर 3 की घात प्लस 2x की ऊपर 2 की घात प्लस 6x प्लस 9। इस तरीके का कोई भी बहुपद लिखा होगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि यहाँ मैंने सभी जगह प्लस 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 लिखा हुआ है तो सभी जगह प्लस हो सकता है यहाँ माइनस हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ माइनस हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, अभी तो हमने आपको क्या बता दिया, बहुपद पहचानने का तरीका बता दिया। इसके बाद यदि हम बात करें बहुपद के में किसी भी चर के गुणांक आपसे पूछे जा सकते हैं, तो गुणांक क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये x के ऊपर 3 की घात है, x के ऊपर 3 की घात का आपसे गुणांक पूछ लिया। गुणांक का मतलब होता है उसके साथ में जो गुणा में लिखा हुआ है, तो ये 3 है, ये x के ऊपर 3 की घात के साथ में गुणा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि x³ का गुणांक पूछा जाए तो कितना होगा, 3 होगा। x² का गुणांक पूछा जाए, इस x² का गुणांक क्या होगा, 2 होगा। चलिए, इस x का गुणांक पूछा जाए तो x का गुणांक होगा -6। यदि प्लस है तो प्लस बोलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि माइनस चिन्ह है तो आपको माइनस बोलना पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा। x का गुणांक क्या होगा, -6। x के ऊपर 4 का गुणांक क्या होगा, 5 होगा। चलिए, ये तो गुणांक की बात हो गई। अब यदि हम आपसे कहें इसी बहुपद में आपको बहुपद की घात बतानी है, यदि आपसे बहुपद की घात पूछी जाए, बहुपद की घात, यदि आपसे बहुपद की घात पूछी जाती है तो आपको ध्यान रखना है, बहुपद की घात होगी सबसे उच्च घात। यहाँ पर जो सबसे अधिक संख्या वाली घात होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे ये इस बहुपद की अगर हम बात करें, इस बहुपद की उच्चतम घात है 4, मतलब इस बहुपद की सबसे बड़ी घात है 4, तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 4 होगी। सबसे आपको बड़ी घात लिखना है। जैसे हम बात करें px बराबर दिया हुआ है 3x के ऊपर 3 की घात प्लस 6x प्लस 9, ये एक बहुपद दिया है और आपसे पूछ लिया जाए इस बहुपद की घात बताइए। इस बहुपद की घात कितनी होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। इस बहुपद की घात क्या होगी, 3, क्योंकि सबसे उच्चतम घात क्या है, 3 है। चलिए, अब यदि हम रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद की बात करें तो आपको मालूम होगा, शायद आप कक्षा 8 में पढ़ के आए हैं, रैखिक बहुपद क्या कहलाता है। रैखिक बहुपद जो होता है, रैखिक जो बहुपद होता है उसकी परिभाषा आप सुन लीजिए। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, ठीक है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है। ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद की परिभाषा क्या होती है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, 1 हो, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। इसको अपन बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसको अपन px बराबर करके लिख सकते हैं, px बराबर करके लिख सकते हैं, हमारा रैखिक बहुपद है। चलिए, रैखिक बहुपद के बाद नंबर आता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए द्विघाती बहुपद क्या कहलाता है। द्विघाती बहुपद, तो आपको बता दें द्विघाती बहुपद क्या होता है। तो आपको जैसा कि नाम से स्पष्ट पता होगा, द्विघाती का मतलब होता है 2 की घात वाला। ऐसा बहुपद जिस बहुपद में चर की घात 2 हो या 2 घात वाले यदि चर की घात 2 है तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। या 2 की घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। इसके यदि व्यापक रूप की बात करें, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो क्या होता है, px बराबर, ये हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c। चलिए, ये होता है
तीन घात की अगर हम बात करें, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद जो होता है वो क्या, तीन की घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, ये हमारा त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है, या सॉरी व्यापक रूप है। ये हमारा व्यापक रूप है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ a b c d की जगह पे कोई भी संख्याएं रख सकते हैं। यहाँ पर a b c हमारे क्या है, अचर हैं। यहाँ भी हमारे a b c और d हमारे क्या है, a b c d हमारे क्या है, अचर हैं। अचर मतलब कोई भी अपन संख्याएं a b c d की जगह पे रख सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया रैखिक बहुपद क्या, एक की घात वाला बहुपद, द्विघाती बहुपद में 2 की घात होगी, त्रिघाती में 3 की घात होगी, चतुर्थघाती में 4 की होगी। ये तो हो गए बहुपद के प्रकार हो गए, बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अच्छा एक चीज यहाँ सुन लीजिए, एक शब्द आता है शून्य, एक शब्द आपको प्राप्त होगा, शून्य क्या कहलाता है, जीरो, शून्य क्या कहलाते हैं। तो यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी बहुपद के यदि आपसे शून्य पूछे जाए तो आप पूछे जाए कि किस बहुपद के कितने शून्य होंगे, तो जिस बहुपद की जो घात होती है उसके उतने ही शून्य पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें रैखिक बहुपद के कितने शून्य होंगे, तो रैखिक बहुपद का केवल एक शून्य होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। रैखिक बहुपद के यदि आपसे शून्य पूछे जाते पेपर में 1 नंबर पूछ लिया जाता है कभी कभी, रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 क्या होती है, तो रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या क्या होती है, 1, क्योंकि इसकी घात क्या है, 1। द्विघाती बहुपद के, द्विघाती जो बहुपद उसके शून्य पूछे जाएं तो द्विघाती बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2, क्योंकि द्विघाती बहुपद है, 2 की घात वाला है, तो शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। अब यदि त्रिघाती बहुपद के शून्य का आपसे पूछे जाते हैं तो त्रिघाती बहुपद के शून्यों की संख्या क्या होगी, 3। अच्छा एक चीज और आपको यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, यदि आपसे बहुपद में पदों के आधार पर पूछ लिया जाए, है ना, यदि एक पद वाला बहुपद है तो उसको बोला जाता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। फिर से सुन लीजिए, ऐसा बहुपद या वो बहुपद जिसमें, या ऐसा बहुपद या वो बहुपद जिसमें एक पद हो, केवल एक स्टेप की बात करें, केवल एक स्टेप हो, उसमें एक पद हो, उसको बोला जाता है एक पदी। जैसे हम बात करें उदाहरण के लिए, अगर हम बात करें px बराबर लिखा हुआ है x के ऊपर 3 की घात, ठीक है, तो ये एक बहुपद लिखा हुआ है x के ऊपर 3 की घात px बराबर, तो ये एक पदी का उदाहरण है। और भी आप लिख सकते हो, जैसे हमने लिख दिया px बराबर 6x², ठीक है, तो ये भी एक पदी का उदाहरण, एक पदी बहुपद का उदाहरण, क्योंकि इसमें एक पद है। अब यदि हम बात करें द्विपदी की, द्विपदी बहुपद, तो नाम ही से स्पष्ट है भैया, द्विपदी का मतलब क्या होता है, द्विपदी का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, सॉरी द्विघाती बहुपद की बात नहीं कर रहे हैं, द्विघाती बहुपद में तो घात 2 की होगी, ठीक है। द्विपदी बहुपद का मतलब होगा इसमें 2 पद होंगे, 2 स्टेप होंगे। जैसे हम बात करें px बराबर, तो यहाँ px बराबर होगा, तो मान लीजिए 5x² प्लस 6x, इसमें कितने पद हो गए, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। इसी प्रकार से यदि हम त्रिपदी की बात करें, त्रिपदी बहुपद, तो त्रिपदी बहुपद में क्या होंगे, कितने पद होंगे, त्रिपदी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रिपद में कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ 2x² प्लस 6x प्लस 2, तो ये जो हमारा है, तो ये हमारा त्रिपदी बहुपद है, 1 2 3। और यदि घात पूछ दिया जाए कि कितनी घाती बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद, ये भी द्विघाती है, ये भी द्विघाती, ये त्रिघाती बहुपद है। सही। अब जैसे ही आप प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे तो प्रश्नावलियों में पहली प्रश्नावली और दूसरी प्रश्नावली में लगभग इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं। आपको पूछ दिया गया, कोई बहुपद दिया गया, पूछा गया कि बहुपद है या नहीं ये बताइए, या आपसे पूछा गया है कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन एक पदी बहुपद है, इन सब के आपको आंसर देना है। और क्वेश्चन की ओर तरफ अपन चलते हैं, तो हम बात करें शून्य। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि x बराबर, ठीक है, लिखा हुआ है x² प्लस 2x प्लस 6,
इस प्रकार का एक बहुपद दिया गया है, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? ये द्विघाती बहुपद है। कितने स्टेप वाला बहुपद है? 1 2 3 स्टेप है इसमें, तो त्रिपदी कहलाया। द्विघाती है, 2 की घात है, इस बहुपद की घात पूछी जाए तो 2 की है। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जाए तो आप बताइए इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ आपको कोई संख्या तो नजर आ नहीं रही, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। और यदि आपसे एक्स का गुणांक पूछ लिया जाए तो यहाँ एक्स का गुणांक क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नंबर यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है, यदि इस प्रकार का बहुपद दिया हुआ है और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो बहुपद दिया गया है और आपसे पूछ लिया जाए कि P0 और P1 और P2 और P3 के मान ज्ञात करो। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, यदि आपको बहुपद दिया हुआ है, आपसे पूछ लिया जाए P0, P1, P2 और P3 के मान ज्ञात कीजिए, तब आपको क्या करना है? यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? Px बराबर जो बहुपद दिया हुआ है इसमें x के स्थान पर यानी कि चर के स्थान पर आपको क्या क्या रखना है? यदि P0 पूछा जाता है तो 0 रख देना है, P1 पूछा जाता है तो 1 रख देना है, 2 पूछा जाता है तो 2 रख देना है, और 3 पूछा जाए P3 का मान के लिए आपको 3 रखना है। यदि P-1 पूछा जाता है तो x के स्थान पे आपको -1 रखना है। जैसे हम बात करें, यदि हमसे P0 का मान पूछा गया है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें x के स्थान पे 0 को रख देना है। तो P0 हमारा हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे आप तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ 0 आ जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि P0 का मान क्या हो जाएगा? 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, 2 शून्य 0 हो जाएगा, प्लस 6 बराबर में क्या हो जाएगा? 6। केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप किताब से नोट करके उनको सॉल्व कर सकते हो। मैं केवल समझा रहा हूँ तो आपको मान ज्ञात कैसे करना है। P1 का मान आपसे पूछा जाए, जहाँ जहाँ मैंने 0 रखा वहाँ आपको 1 रख देना है। यहाँ यदि आप 1 रखोगे तो P1 का मान क्या हो जाएगा? P1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ रखोगे आप तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ये 1 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो 1 के ऊपर 2 की घात मतलब 1 का गुण आप कितने बार करोगे? 1 गुणित 1, 1 गुणित 1 कितना हो जाएगा? 1 एकम 1 प्लस इस 2 में 1 का गुणा कर देना तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका चिन्ह शायद क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। जैसे ये प्लस 2 लिखा हुआ है, प्लस 2 लिखा है, धन 2 लिखा हुआ तो धन 2 का गुणा कहाँ होगा? 1 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? धन का तो धन ही आ जाएगा और 2 एकम 2, यदि माइनस होता तो माइनस आ जाता, और प्लस में क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। सभी प्लस के हैं तो जोड़ दीजिए, 6 और 2 8 और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। P1 का मान आ गया। इस तरीके से आप 2 का मान रखोगे, P2 रखोगे तो P क्या मिल जाएगा? P2 का मान मिल जाएगा और P3 का मान मिल जाएगा। चलिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए, और यहाँ क्वेश्चन सुन लीजिए, यदि आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया गया है Px बराबर 3x प्लस 2, ये एक बहुपद दिया गया है और आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, एग्जाम में यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि Px बराबर दिया है 3x प्लस 2 दिया है, तो आपको बताना है कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा। तो यदि आपको रैखिक बहुपद दिया है और आपसे शून्य पूछ लिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो Px है शून्य ज्ञात करने के लिए आपको Px के स्थान पे 0 पुट कर देना है। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको Px बराबर क्या लेना है? 0 लेना है। तो यहाँ आप क्या करोगे? Px का मान के लिए Px के स्थान पे आप 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2 बराबर आ जाएगा 0। इसके बाद आपको पक्षांतर करना है तो आपका आ जाएगा 3x बराबर 2 का पक्षांतर करना है। पक्षांतर आप लोग जानते होंगे, पक्षांतर में क्या होता है? किसी संख्या का पक्षांतर करते समय दूसरी तरफ जाने पर उसका क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है। तो 2 का पक्षांतर होगा तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 ऋण का हो जाएगा। ठीक है, और इस 3 को कहाँ ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा -2/3, ये मान हो गया है। फिर से सुन लीजिए, 2 का पक्षांतर होगा, 2 का पक्षांतर करोगे -2 हो जाएगा, और 3 को कहाँ ले जाओगे? बटे में ले जाओगे। कहाँ ले जाओगे? बटे में, क्योंकि ये राशि इसके साथ में क्या है? गुणा में है। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कहाँ आएगा? ये बटे में आएगा, तो -2/3
3। ये जो मान है हमारा -2/3, ये हमारा शून्यक है। क्या है हमारा? शून्यक है। फिर से सुन लीजिए, यदि हमें शून्यक निकालने के लिए बोला जाता है तो px बराबर 0 लेना है, इसको हमें 0 के बराबर में रखना है और हमें सॉल्व कर देना है। तो x का मान जो हमें मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। अच्छा, और एक चीज़ और यहाँ से लीजिए, यदि आपको दिया गया है px बराबर 6x - 2 दिया है और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए px बराबर 6x - 2 है, इसका शून्य क्या है? तो आपको वैसे ही करना है जैसे कि अपन ने ये किया था। px बराबर आपको 0 लेना है, px बराबर 0 लेना है, क्या हो जाएगा? 6x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो पक्षांतर आप कर दोगे तो 6x बराबर क्या हो जाएगा? 2। पक्षांतर पर चिन्ह बदल जाते हैं तो इस तरफ आएगा, घन का हो जाएगा। 6 को कहाँ ले जाओगे? 2 के बटे में ले जाओगे तो x बराबर आ जाएगा 2/6। तो 2 × 2 2 × 6, x बराबर आएगा 1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।